हमने अपनी जो नीतियाँ विकसित करने में गौपालन को या पशुपालन को उतना अहमियत दी ही नहीं। हाँ। आप इस चीज़ को समझें कि हम सिर्फ आज इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, हम सिटी डेवलप कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये भी तो हमारा एक अभिन्न अंग है कृषि का। तो देखो इनको अगर यहाँ आप पे त्रुटि नीतियों में नहीं लेंगे तो मैं यहाँ पर एक और आपके माध्यम से बात कहना चाहूँगा। जी। ये जंगल है, आज इसको उखाड़ दें और यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ ले आए इंडस्ट्रीज, ठीक है, या फिर किसी पूंजीपति को, किसी रिलायंस को या उसको ये जंगल बेच दें थोड़ी देर के लिए। आप इस चीज़ को इस तरह से समझें, इसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? जो एक एलीट क्लास है वो फ़ायदा उठा जाएगी, नुकसान किसको होगा? जो निचले दबके के, आज हम SC ST इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको तमाम तरह की रिजर्वेशन देते हैं, लेकिन आप ये देखो उनको अमीर कौन बनाता है? ये जंगल। कैसे? वो अगर खाने के लिए लकड़ियां लेकर के आएंगे तो कहाँ से उनको मिल जाएंगी? यहाँ से। बकरी पालन अगर कोई जो गरीब किसान अगर करेगा तो वो फ्री में यहाँ पर चरा करके और अपनी बकरियों को, यहाँ पर मान लीजिए किसी के बेर लगते हैं, किसी झाड़ी के पील लगते हैं, किसी के नीम की निम्बोड़ी लगते हैं, किसी के और लाल बेर लगते हैं, तो वो यहाँ से तोड़ करके और उनको बाजार में बेच देती हैं। बाजार में बेच देती हैं तो किसान के पास एक रोजी रोटी का, एक आय का, इनकम का सोर्स हो जाता है। नहीं तो अगर आप इसको आज हटा दें इस जंगल को और पूंजीपति को बेच दें तो आपने गरीब को और दरिद्र बना दिया और अमीर को और ऊपर उठा दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो वेस्टलैंड कहें आप इसको, या फिर शामलात की ज़मीन कहें, या फिर जंगलात कहें, या फिर गोचर कहें, ये किसान को या निचले दबके को, आदमी को ऊपर उठाती है, साथ साथ पशुधन को भी ऊपर उठाती है, स्वस्थ रखती है। क्योंकि जंगल में जो वनस्पति उगती है वो आप कभी भी खोर में दे ही नहीं सकते। आप इस चीज़ को समझें। बिल्कुल। तो जो चर करके खुश रह करके आनंदमयी होकर के वो जो वनौषधि या जो बेल बूटी खा करके आएगी तो वो दूध किसको देगी? हम इंसानों को, मान लीजिए। बिल्कुल। तो हम जब दूध का सेवन करेंगे तो उतने ही हमारे डॉक्टर और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, फोर्टिस, वेदांता, ये जो लंबी कतारें हैं वो कतारें कम होंगी। तो ये आज हमें ज़रूरत है। और इसमें एक अभिन्न अंग हम जो छोड़ देते हैं, वन्य जीव। आज खरगोश, तीतर, ये जो छोटे जो जीव हैं, ये कहाँ पर अपना घर बनाए? तो आप पेस्टिसाइड का इतना ज़्यादा इसमें यूज़ करते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जिस तरह से सरकार इंडस्ट्री को डेवलप करती है, मैं तो कहता हूँ इनको गोचर को डेवलप करने की भी जरूरत को। और आप इस चीज़ को अगर आप बारीकी से समझें, जितनी जैव विविधता होगी उतनी प्रकृति सुरक्षित है। जितनी जैव विविधता खत्म हो जाएगी उतनी प्रकृति विनाश की, संकट की तरफ से, विनाश की। बिल्कुल। तो ये अहम बिंदु हैं, सरकारों को इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जब छोटे थे तो कहा जाता था कि जंगल में हिरणों के झुंड हुआ करते थे, छोटे छोटे, 100, 200, 300, 500। गांव वाले जब आते थे छोटे मोटे काम करने के लिए तो किसी भी झाड़ी के पीछे हिरण का बच्चा वो मिल जाता था, उसको पकड़ के खेल करके छोड़ देते थे। आज नहीं मिलते। क्यों आज नहीं मिलते? और दूसरी अन्य जो चीज़ें हैं, हरियाणा में मैंने इतनी जगह घूमा, कुछ हिसार में और एक आकोदा के पास थोड़ी सी ज़मीन है, वहाँ पर मुझे हिरण प्राकृतिक तौर पर घूमते हुए दिखे। नहीं तो आज हिरण आज हमने तकरीबन विलुप्त। देखो मेरे गांव में हालांकि कोई गोचर नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे तो आज से करीबन लगभग 35 साल पहले, तो हम खेतों की तरफ जाते थे, उसमें हमारे वहाँ पे भी हिरणों के झुंड होते थे। हमारे वहाँ पे कोई गोचर नहीं है, लेकिन खेतों में स्वतंत्र एक झुंड था वो पहले, 25-25, 20-20 जो है हिरणों का झुंड रहता था। तो वो अब समाप्त हो गया। तो सरकार से एक कोई अगर अधिकारी, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस पे काम कर सकता है, कोई ऐसा दिशा निर्देश के लिए कोई एक स्टेप उठा सकता है, कोई डिमांड कर सकता है, तो हम यहाँ पर एक अपेक्षा करते हैं सरकार से और अधिकारियों से कि वो ऐसे गोचर डेवलप करे जहाँ पे जैव विविधता का संरक्षण हो और गोचर। हाँ, इस चीज को थोड़ा सा समझे। हाँ, वीडियो ऑन है। हाँ, वीडियो ऑन है। तो आप इस चीज को ऐसे समझें, इधर आए आप, सामने से संदेश देता हूँ जी। आप इस चीज को इस तरह से समझें कि हम हर सेक्टर में एक पार्क का प्रोविजन करते हैं। हम हर सेक्टर में एक पार्क का प्रोविजन करते हैं क्योंकि हमें एक ओपन स्पेस, एक पॉकेट चाहिए जो कि हमारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन को पैदा करती रहे।
तो आप उसी कंसेप्ट को जो टाउन प्लानिंग में है, जो कंट्री प्लानिंग में है, जो इस तरह के हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। इंसानों को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जो हमारी पुरानी परंपरा थी, बनी एक शब्द है जो कि वन से बना है, वन का पर्यायवाची है। वन जो छोटे होते थे उसको बन कहते थे, बैन, और बैन से शब्द जो उत्पन्न हुआ बनी। तो आप हर 3, 4, 5 गाँवों के ऊपर हर गांव के साथ बनी की व्यवस्था थी, जहां पर लोग सोच के लिए जाते थे। आज हमने कहीं ना कहीं उस बनी जो प्रथा है, आज जितनी भी बनी होती थी वो हर किसी वाटर वर्क्स को या फिर किसी पावर ट्रांसमिशन यूनिट को दिखाई दी कि भाई हम यहाँ पर एक बिजली की उत्पादन की यूनिट लगा लेते हैं या बिजली ट्रांसमिशन की यूनिट लगा लेते हैं या यहाँ पर एक डिग्गी बना देते हैं। और जो सरपंच थे उन्होंने फटाफट राजी होकर के, और वो जो ज़मीन थी, कौन सी ज़मीन, जो बन की जो ज़मीन थी। अब आप फिर इस चीज़ को ध्यान दें, जब बनी या बन की जो ज़मीन है वो जाएगी आपको लोअर जो स्टेटा है या लोअर जो LIG जो है, लो इनकम जो ग्रुप हैं, जो निचले दबके के लोग हैं, वो और दरिद्र बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से जंगल से लकड़ी तोड़ करके अपना भोजन बना लेते थे। कुछ एक वहाँ पर फल फ्रूट लगते थे, उसको बेच करके मार्केट में बेच देते थे, या फिर अपने उसमें बकरियाँ चरा लेते थे, या फिर कोई और अन्य काम। वो सामलात की ज़मीन होती थी जिसमें तकरीबन हर किसी का हक होता था। लेकिन अगर आप उसको हटा करके और फिर किसी रिलायंस टाइप या किसी और बड़े उसको दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस दरिद्र आदमी को और ज़्यादा दरिद्र कर रहे हैं। तो आप अपनी जैव विविधता को मेंटेन रखने के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, ये तो हमारे, अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, माफ़ी चाहूँगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, DPSP जिसे कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें भी कहा गया है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है वो हमारा एक अहम आर्टिकल है। एनवायरनमेंट को हम भूल नहीं सकते। तो शामलात की और जंगलात की और बनी की जो ज़मीन है उसको आज हमें पुनर्स्थापित, पुनर्विकसित करने की आवश्यकता है। टाउन प्लानिंग, कंट्री प्लानिंग वालों से मेरी पुरजोर अपील है कि भाई उन सरकार में बैठे हुए जो मंत्री गण हैं उनको एक ज़रूर अच्छा सुझाव दें कि आज हमें ओपन पॉकेट, जैसे कि सेक्टरों में हम एक पार्क की जगह छोड़ते हैं, उसी 2, 4, 5 गाँवों के ऊपर आज हमें इस तरह की अगर हम बनी की व्यवस्था करते हैं तो जैव विविधता, एक खरगोश आएगा वहाँ से निकल के आपके खेत में खाएगा, चुराएगा, लेकिन वो उल्टा छिपेगा कहाँ पर, वो वन में भाग करके छिप जाएगा। तीतर, सांप, अपनी लिजर्ड, जो मॉनिटर लिजर्ड जिसको घोड़ा बोलते हैं देसी भाषा में, आज वो कहीं न कहीं विलुप्ति के कगार पर आ चुकी। तो इस तरह का समग्र विकास जो आज हमारी मौजूदा सरकार है उसका एक नारा है, समग्र विकास। तो समग्र विकास, सबका साथ, तो सबके साथ में आज हम जंगल और जीवों को भी मद्देनज़र ज़रूर रखें कि इनका भी हमें विकास साथ ही साथ करना है। कहीं सिर्फ मानव का समग्र विकास हो जाए और दूसरे जीवों का समग्र विकास छूट जाए तो वो कहीं न कहीं नैतिक तौर पर पूर्णतः गलत है। बहुत सुंदर, हाँ, जीतू भाई ने बहुत सुंदर बात बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। हम उन विषयों पे भी आगे चल के चर्चा कर सकते हैं। अब संध्या का समय हो चुका है, अंधेरा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर सुंदर सुंदर गोधन मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ अच्छी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। मेरा तो यहाँ से निकलने का दिल कर नहीं रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन फिर आऊँगा मैं इन गौ के दर्शन के लिए, क्योंकि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। इतनी सुंदर सुंदर गोधन के बीच में अपने आप को खड़ा कर पाके मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो गौ सेवक हैं इनको भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। भगवान इनके परिवार को खूब बरकत दे, इनके बच्चे पढ़ें लिखें, कामयाब हों और वो संस्कारी बने। जिस तरीके से ये गाय की यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, इनके बच्चे भी इनकी बुज़ुर्ग अवस्था में ऐसे ही संभाल करें, देखभाल करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण, जय गौ माता, हरि ओम।
हरिओम।